हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं यम्मी पब्लिकेशन बुक बाय अजय कुमार सिंह का एसएससी सीजीएल 2017 के सारे सवाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट नंबर 18 कराया था। आज हम लोग सेट नंबर 19 को करेंगे डिस्कस। ठीक है। बहुत सारे लोगों को पीडीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर इस लेटेस्ट बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। क्लियर। आइए शुरू करते हैं उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ, जिस उमंग के साथ हमने पिछले वाले सेट को क्लियर किया था। और लास्ट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 50 आप पे कितने मार्क्स आए हैं, है ना। आउट ऑफ 50 लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला सवाल आपका होने वाला है साथियों कॉमन इरर का। ठीक है, कॉमन इरर का सवाल है, यानी आपको बतलाना है कि 4 पार्ट में किस वाले पार्ट में इरर है। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम। देखिए, जैसे ही हमने पढ़ा नो सूनर, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। नो सूनर एक ऐसा चीज है जो अपने साथ कुछ कंडीशन फॉलो करवाता है। ठीक है, यानी नो सूनर अगर किसी भी सेंटेंस में रहे तो उस सेंटेंस को कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंडीशन एकदम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि नो सूनर जहां भी रहता है वो इन्वर्जन करता है ना। इन्वर्जन कहने का मतलब नो सूनर के बाद जो भी सब्जेक्ट है उससे जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो देखिए, ये वाला रूल तो यहां फॉलो हो गया। पहला रूल कौन सा ये रूल था? इन्वर्जन वाला। इसका दूसरा रूल ये है साथियों, नो सूनर कहता है कि नो सूनर कहता है कि हम जिस भी सेंटेंस में रहेंगे हम अकेले नहीं जाएंगे, है ना। नो सूनर क्या कहता है कि हम अकेले सेंटेंस में नहीं रहेंगे, हमारे साथ एक और वर्ड होना चाहिए, वो है आपका देन। यानी अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर का यूज हुआ है तो देन का भी यूज होना ही चाहिए। अब ध्यान से आप देखें, यहां पर देन का यूज नहीं है बल्कि व्हेन का यूज आगे किया गया है ना। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। तो आप बताएं साथियों किस वाले पार्ट में इरर हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों अनलेस यू डोंट ओबे। फिर से देखिए, एक बहुत ही प्यारा वर्ड है अनलेस। अनलेस कहता है कि मैं जिस भी सेंटेंस में रहूंगा, अनलेस कहता है कि मैं जिस भी सेंटेंस में रहूंगा वहां दूसरा कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहना चाहिए। यानी साथियों ये अनलेस खुद ही एक निगेटिव वर्ड है ना। इसमें खुद ही एक निगेटिव वर्ड छुपा है। तो अनलेस कहता है कि जब मैं खुद ही निगेटिव हूं तो मैं किसी और निगेटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब भी अनलेस का हम यूज करते हैं तो इसके साथ कोई भी निगेटिव का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें तो अनलेस के साथ एक और निगेटिव का यूज यहां पर किया हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बहुत छोटा गलती था इसमें, बहुत छोटा एरर था। अगला सवाल है फिलर्स का। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है 14 किलोमीटर्स खाली स्थान नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच माई ऑफिस डेली। कह रहा है 14 किलोमीटर्स। 14 किलोमीटर्स को आप क्या लिखते हैं? 14 km, इसी तरीके से तो लिखते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर न्यूमरल वैल्यू हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर न्यूमरल वैल्यू हो, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो सिंगुलर ही होता है ना। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, हैज हैव तो होगा नहीं यहां पर, सबसे पहले बात है ना। आर और इज में कंफ्यूजन हो सकता था, तो आर यहां पर होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 14 किलोमीटर से ऐसा कोई भी न्यूमरल वैल्यू हो तो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, इज इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है गुड रीडिंग खाली स्थान द सेंस ऑफ लिबरल एडुकेटेड माइंड। देखिए, गुड रीडिंग मतलब क्या होता है? गुड रीडिंग का मतलब होता है अच्छी बातों का अध्ययन, अच्छी बातों को पढ़ना। ठीक है, अच्छी किताबों को पढ़ना, गुड रीडिंग। स्वाध्याय, तो ये जो स्वाध्याय होता है, अच्छी बातों को पढ़ना होता है, ये क्या करता है? तो हमारा जो सेंस होता है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, चेंज करता है, परिवर्तित करता है। किसमें? लिबरल एडुकेटेड माइंड में। यानी हमारे अंदर जो सेंस पहले से है ना उसको बढ़िया बनाता है ना। हमारे अंदर का जो विचार है उसको पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तो देखिए, यहां पर बिलीफ नहीं जा सकते, ठीक है, लीड भी नहीं हो सकता, स्टार्ट यहां थोड़े करेंगे सेंस को, है ना। सेंस तो आपके अंदर, विचार तो पहले आपके अंदर है, उसको क्या करना है? उसको बस परिवर्तित करना है। विचार को क्या करना है? परिवर्तित करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ये साथियों सैनोनिम्स। सवाल है फ्राइवोलस, इसका मतलब क्या होता है? फ्राइवोलस का पूछा आपसे, सैनोनिम्स बताइए।
चलिए सबसे पहले मैं फ्राइवोलस का मतलब बताता हूं आपको। इसका मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसका कोई भी अर्थ ना हो। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अर्थहीन, है ना। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो नोट कर सकते हैं अर्थहीन, यानी एक ऐसा चीज जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता हो, बेतुका, है ना, अर्थहीन। बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं। आपसे पूछा सिनोनिम्स, अब खुद से सोचें कभी भी वाइज हो सकता है क्या? वाइज मतलब होता क्या है? बुद्धिमान। ये तो भैया निगेटिव वर्ड है, अर्थहीन, बेतुका, ये निगेटिव वर्ड हो गया। ये पॉजिटिव वर्ड है वाइज, ये तो होगा नहीं। स्पिरिचुअल भी पॉजिटिव वर्ड है, आध्यात्मिक, ये भी नहीं होगा, है ना। आपके पास बच गए दो ऑप्शन, दोनों को देखते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ साथियों कैप्टस, इसका मतलब होता है फास्टिडियस, यानी तुनक मिजाज। एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाता हो, है ना, मतलब छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हो। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूराइल, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग अर्थहीन, बेतुका, बचकाना, ये सब कहते हैं ना, प्यूराइल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपका सिनोनिम्स है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है साथियों? पेट्रीफाई। क्या लिखा है? पेट्रीफाई। सबसे पहले जानते हैं पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है। पेट्रीफाई का मतलब होता है किसी चीज को कठोर बनाना, ठीक है। किसी भी चीज को कठोर बनाना, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा। किसी भी चीज को कठोर बनाना, है ना, हार्ड बनाना, कठोर बनाना। आपसे पूछा है सिनोनिम्स। अब बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं साथियों। एडॉर्न मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजाना। एडॉर्न मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजाना, किसी चीज को सजाना, ठीक है। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति उत्सुक। क्यूरियस मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति उत्सुक। क्लियर। अगला देखते हैं काम। काम मतलब शांत, है ना, बोलते हैं ना काम डाउन, काम डाउन मतलब शांत हो जाओ, ठीक है। और हार्डन मतलब होता है कठोर बनाना। आपसे पूछा क्या था? पेट्रीफाई, इसका मतलब भी कठोर बनाना, यहां भी हार्डन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हार्डन, है ना, यही वाला इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको एक काम करना है साथियों कि जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूं इसमें से जो वर्ड आपको नहीं पता है, ठीक है, उसको आप नोट करते चलेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेगेरियस। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ग्रेगेरियस। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेगेरियस का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली हो, है ना, एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाता हो, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेगेरियस। चलिए बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है साथियों फ्रेंडली। एफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। तो एफेबल क्या हो गया? फ्रेंडली। जेनियल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से घुल मिल जाए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो देखिए ये आपका था ग्रेगेरियस, तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स नहीं हो गया। ये दोनों क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था? अपोजिट इन मीनिंग, है ना। दो ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी देखते हैं। आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ अर्बन। इसका मतलब होता है सभ्य। इसका मतलब क्या होता है? सभ्य, है ना। सभ्य मतलब अच्छा, बहुत ज्यादा, है ना, सभ्य लोग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इंट्रोवर्ट। देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा, रेटिसेंट, है ना। पिछले वाले सेट में हम कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। रेटिसेंट एक वर्ड आया था पहले। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बातें बोलता हो, तो इसी का सिनोनिम्स है इंट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट मतलब भी क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब भी क्या होता है? जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, यानी दूसरे लोगों से बहुत कम फ्रेंडली हो, है ना। देखिए ग्रेगेरियस मतलब क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से एकदम घुल मिल जाता हो। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, क्या है? इंट्रोवर्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से बहुत कम मिलता हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्लीन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं क्या है सवाल? ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब क्या होता है? ट्रेमुलस का मतलब होता है साथियों एक ऐसा चीज जो अस्थिर ना हो, है ना, अस्थिर ना हो, अस्थिर इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? अस्थिर, अस्थिर, है ना। ट्रेमुलस ट्रिमर से बना है। ट्रिमर मतलब होता है वाइब्रेट करते रहना, है ना। ट्रेमुलस ट्रिमर से बना है। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स, यानी इसमें बोला अस्थिर, तो उसमें अस्थिर होना चाहिए। चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दिख रहा है? देखिए वीटल मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, ये तो होगा नहीं। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है आप बताएं, ठीक है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, कम खर्च करता हो। फ्रूगल भी नहीं होगा, है ना। फीबल, फीबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर, है ना, फीबल कमजोर। अस्टेबल मतलब होता है अस्थिर होना, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसमें से जो भी वर्ड के हिंदी अर्थ आपको नहीं पता थे आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल है साथियों आपका
इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल इडियम्स का क्या है, द अल्फा एंड द ओमेगा, क्या है लिखा हुआ, द अल्फा एंड द ओमेगा। क्या होता है साथियों अल्फा एंड ओमेगा का मतलब, इसका मतलब होता है देखिए अल्फा भी है और ओमेगा भी है, ठीक है, मतलब इसमें सारा कुछ है, शुरुआत भी है और अंत भी है। ध्यान से समझिएगा, अल्फा भी है ओमेगा भी है, शुरुआत भी है और अंत भी है। द बिगिनिंग एंड द एंड, ध्यान से देखिए इसको, द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी शुरुआत भी है और अंत भी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द अल्फा एंड द ओमेगा। समग्र सारी चीजें है ना, शुरुआत से लेकर अंत तक, इसी को हम लोग कहते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा। ध्यान रखना है इसको। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है साथियों, थ्रो अप द स्पंज। क्या लिखा हुआ है, थ्रो अप द स्पंज। थ्रो अप द स्पंज का मतलब क्या होता है, स्पंज को थ्रो करना, यानी हार मान लेना है ना, तलवार को मतलब नीचे कर लेना, तलवार को डाउन कर लेना है ना, इसी को कहते हैं थ्रो अप द स्पंज, तलवार डाल देना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सरेंडर कर देना। क्या मतलब हुआ इसका साथियों, सरेंडर कर देना। किसी के सामने हम लड़ रहे थे लेकिन हार हो गई, हम उसके सामने क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए, ठीक है। थ्रो अप द स्पंज का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है आपका कि आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। क्या लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले हिंदी अर्थ समझते हैं। आई हैड अ फ्यू एग्स, इसको इग्नोर करके चलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ अंडे हैं फ्रिज में रखे हुए, ठीक है, इसलिए हमें जरूरत है बाजार जाकर खरीदने की। अब आप खुद से सोचें कि आपके पास अंडा है तो आप खरीदने क्यों जा रहे हैं, है ना। सबसे पहला तो इग के साथ लिटिल का यूज करते हैं। क्या लिटिल होता है, अनकाउंटेबल के साथ, तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम डायरेक्टली खत्म हो गया। दो ऑप्शन बचे आपके पास, या तो फ्यू होगा, ठीक है, या तो फ्यू होगा या फिर अ फ्यू होगा, है ना, या तो फ्यू या तो अ फ्यू, दोनों में से कौन होगा। अब दोनों का यूजेज मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, अगर आपके पास उतना हो जितना में काम ना चल सके, मतलब न के बराबर, तो हम ये वाले फ्यू का यूज करते हैं। और अगर आपके पास कम हो लेकिन इतना कम हो, मतलब इतना थोड़ा हो कि काम चल सके, तो वहां हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं। क्लियर। अब खुद ही सोचिए कि अंडे अगर थोड़े से भी होंगे तो वो बाजार नहीं जाएगा, है ना। अंडे न के बराबर होंगे, यहां पर क्या जाना चाहिए, न के बराबर, यानी जाना क्या चाहिए, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्यू। आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज, मतलब न के बराबर अंडे थे, इसलिए हमें बाजार जाकर खरीदना पड़ा। क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट व्हाट एवर आई से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट व्हाट एवर आई से। अब ध्यान रखिएगा, इसको एकदम याद करके रखिएगा। इनडिफरेंट अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू, इनडिफरेंट जो वर्ड है साथियों अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू, और इसका मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति उदासीन होना, यानी किसी चीज के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं होना। ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंट टू, ये अपने साथ टू लेता है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं होना, है ना, उदासीन होना। इसी को हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में उदासीन होना, ठीक है, उदासीन होना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। क्लियर। तो यहां पर इंडिफरेंट के साथ क्या जाएगा, टू। क्लियर। कौन सा ऑप्शन इसका कहां दिख रहा है, टू आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुके हैं। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ, अ फनरल पोयम। फ्यूनरल पोयम मतलब क्या होता है, एक ऐसा कविता, ठीक है, एक ऐसा कविता जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब गाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अ फ्यूनरल पोयम, ठीक है, यानी शोक गीत आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शोक गीत, ठीक है, शोक गीत, ठीक है। पारी वारी से देखते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी, पैंडेमोनियम होता है बहुत बड़ा, अगर इस सेंस में कि ये बहुत ज्यादा दंगा हो रहा है, ठीक है, उपद्रव हो रहा है, या फिर कई कई जगह नर्क के सेंस में भी पैंडेमोनियम का यूज देता है, ठीक है। तो यहाँ पैंडेमोनियम शोक गीत में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो कट हो गया। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन वाली कविता, ये शोक गीत नहीं होती है ना। कोई व्यक्ति मरता है तो वहां पर सोनेट नहीं यूज करते हैं हम लोग। सोनेट मतलब होता है एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन हो, है ना, 14 लाइन हो, उसे हम लोग कहते हैं सोनेट। अगला है पैरोडी। पैरोडी का मतलब क्या होता है, पैरोडी का मतलब होता है व्यंग्य, एक ऐसा व्यंग्य जो हास्यपूर्ण हो।
व्यंग्य, एक ऐसा व्यंग्य जो हास्यपूर्ण हो, कॉमेडी है ना, पैरोडी उसी को कहते हैं हम लोग। अब आता है एकमात्र ऑप्शन बचा एलगी। एलगी मतलब होता है साथियों शोक गीत, यानी एक ऐसा गीत जब कोई व्यक्ति मरता है तब गाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलगी। तो इसमें से जो भी वर्ड आपको लगा अननोन है, याद नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में भी चलता है। देखिए जब भी चलने का जिक्र होगा ना तो एक वर्ड वहां पर जरूर आएगा, ठीक है। कौन सा वर्ड आएगा, एम्बुलिस्ट। एक वर्ड ध्यान रखिएगा आप, एम्बुलिस्ट। जब भी चलने की बात होगी, ठीक है, जब भी चलने की बात होगी तो एम्बुलिस्ट, ठीक है। एक वर्ड आपने अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको एक वर्ड आपने याद किया होगा, फनैम्बुलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चलकर है ना रस्सी पर करतब दिखाकर क्या करता है, रुपये पैसे कमाता है। तो वहां पर भी एम्बुलिस्ट है, यहां पर भी एम्बुलिस्ट होना चाहिए। वॉक चल रहा है तो एम्बुलिस्ट किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा आगे में क्या लगा है, सोमनैम है ना, क्या लगा है, सोमनैम्बुलिस्ट। तो शुरुआत में जो वर्ड लगा है सोमनैम, इसका मतलब होता है सोने से रिलेटेड, है ना। तो सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सोते सोते चलता है ना, नींद में चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। अब देखिए 3 ऑप्शन बचे, इनको भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको आप कहते हैं चरवाहा, ठीक है। क्या कहते हैं आप, चरवाहा, यानी वो भेड़ बकरी को क्या करता है, चराता है। दूसरा है फास्टिडियस, तुनक मिजाज। अभी एक वर्ड आया था पहले, है ना, अभी एक वर्ड आया था वहां पर मैंने बताया था फास्टिडियस का सिनोनिम्स है वो। तीसरा है न्यूमिस्मैटिक, यानी सिक्कों का संग्रह करना न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। पिछले वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं फिर मैं बताऊंगा कौन सा आपको लग रहा है गलत है। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ गारंटी। शुरुआत में हमें कुछ एरर दिखा, क्या दिखा, गारंटी का मीनिंग कैसे होता है। तो देखिए गारंटी होता है GUA, यहां से शुरू होता है गारंटी। गारंटी का मीनिंग कैसे होता है साथियों, GUARANTEE, गारंटी इस तरीके से लिखा जाता है, क्लियर। GUARANTEE, यानी ये दोनों जो लिखा हुआ AU, इसको करेंगे हम लोग इंटरचेंज, मतलब यही वाले पार्ट में एरर था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आप बताएं क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ इटिक्विटी, यहां पर भी पहला ही दिख गया इटिक्विटी, ठीक है, पहला ही वर्ड दिख गया इटिक्विटी। इटिक्विटी मतलब क्या होता है, इटिक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार, लेकिन आपसे मतलब नहीं पूछा है ना, आपसे स्पेलिंग पूछा है। तो देखिए कुछ तो यहाँ छूट रहा है इटिक्विटी में। अगर हम इटिक्विटी को सही करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसको सही करके लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ETIQUETTE, ठीक है, इटिक्विटी। अब देखिए यहाँ क्या मिसिंग था, यहाँ पर एक टी जो था वो मिसिंग था, ठीक है। इटिक्विटी मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। अब देखिए बाकी जो वर्ड बचे थे उसका भी मीनिंग देखते हैं दोनों क्वेश्चन में। देखिए इटिनररी मतलब क्या होता है बताएं आप, इटिनररी मतलब क्या होता है, यात्रा का प्रोग्राम बनाना, इटिनररी कहलाता है। मैग्निफिसेंट मतलब पता है आपको, मैग्निफिसेंट है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया, शानदार, मैग्निफिसेंट कहलाता है। राइटिंग कॉमन वर्ड है, लिखना, ठीक है, लिखने से रिलेटेड है। इटिनररी मतलब क्या हो गया, यात्रा का प्रोग्राम। मैग्निफिसेंट शानदार, ठीक है। इटिक्विटी मतलब शिष्टाचार, मैंने अभी बताया, ठीक है। और कौन कौन से हैं, अगला आपका बचा हुआ एक्सक्विसाइट, मतलब इसका मतलब भी वही होता है, शानदार, ठीक है। रेस्टोरेंट मतलब आपको पता है, स्कैवेंजर मतलब आपको होता है रेस्टोरेंट जहां बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, स्कैवेंजर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब गंदगी साफ करता है, ठीक है, गंदगी ढोता है या फिर गंदगी साफ करने वाला को स्कैवेंजर कहते हैं। कॉमन वर्ड थे ये सब। चलिए अब आता है मेन, जिसमें मैक्सिमम लोगों को होता है डर, क्या है, पाराजंबल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं पाराजंबल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम विद इन सेकेंड पाराजंबल को बनाएंगे। पाराजंबल, क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम आपके जगह होते तो क्या करते। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे ही हमने देखा, यहां पर सबसे पहले क्या दिखा, देखिए बट से शुरू नहीं कर सकते, इट से शुरू नहीं कर सकते, ही से शुरू नहीं कर सकते, चूंकि ही है तो कोई सब्जेक्ट होगा, मोहनलाल से ही शुरू करना होगा, यानी आर से शुरू करना होगा। आर से कौन कौन दिख रहा है, ये आर से नहीं है, ऑप्शन कैंसिल, ये आर से नहीं है, ऑप्शन कैंसिल। 2 ऑप्शन खत्म हो गए यहां पर, कोई दिक्कत, 2 ऑप्शन यहां पर खत्म हो गए। अब देखिए आर लिखते हैं यहां पर, मोहनलाल ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मतलब
उसका ट्रेन लेट हो गया था और कोलकाता में लेट रात हुआ, क्या किया, पहुंचा। उसके बाद इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, मतलब ये जो व्यक्ति था मोहनलाल, उसका क्या था, पहला विजिट था। मोहनलाल क्या था, मोहनलाल का क्या था, वो पहला विजिट था। यानी आर के बाद जाएगा क्यू, आर के बाद जैसे ही दिखा क्यू हमने ये मारा और बढ़ गए आगे। ठीक है, यही तरीका होता है साथियों पाराजंबल को सॉल्व करने का। ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेट करिए, पहला वर्ड खोजिए, लास्ट वर्ड कहां खत्म होगा वो देखिए, दो पेयर बनाइए। कुछ कुछ तरीका होता है जिससे पाराजंबल को आप विद इन सेकेंड मारकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चारों सेंटेंस को रिलेट करते हैं। शुरुआत हम कहां से करना चाहेंगे, यहां मोहनलाल ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, यानी मोहनलाल जो व्यक्ति था उसका ट्रेन हो गया लेट और कोलकाता वो देर रात पहुंचा। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो, पहला विजिट था उसका, उस बेचारे का पहला वो विजिट था, उसको पता नहीं था जाना किधर है। तो आर के बाद कहाँ गया, क्यू। उसके बाद पढ़िए, ही थाउट, उसने सोचा, ही वुड गो टू अ चौल्ट्री का मतलब क्या होता है, धर्मशाला। ठीक है, जहां पर ठहरने के लिए आपको कोई भी रुपया चार्ज नहीं देना रहता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति भी सोचिए, देखिए वही सोच रहा है कि ही थाउट, उसने सोचा कि हम कहां चले जाते हैं, धर्मशाला में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पे रेंट मतलब रुपया पैसा पे नहीं करना होगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एंड दैट आवर। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे खोजा है ना, वैसे ही भटकता रहा वो। तो ये आपका बन गया पूरा एक सीरीज। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे आर, फिर क्यू, फिर यस और पी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला पाराजंबल आप किस तरीके से बनाएंगे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, शुरुआत कहां से करेंगे साथियों, एंड से शुरुआत कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, देन से शुरुआत कर सकते हैं क्या, नहीं। दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, पी और यस। देखिए यस तो था नहीं, पी वाला खत्म हो गया आपका। आर देखते हैं, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आर में लिखा हुआ वंस यू एक्सपेरिएंटली आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच योर मोरालिटी। देखिए इसके पहले जरूर ना कुछ तो कहानी रहा होगा, वंस यू, इसके पहले कुछ ना कुछ तो कहानी रहा होगा। डायरेक्टली यहां से हम शुरू नहीं कर सकते, यानी आर से भी हम शुरू नहीं कर सकते, मतलब जरूर कुछ ना कुछ है, कुछ दूसरा चीज है जहां से हमें शुरुआत करना होगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं ना। तो देखिए पी से शुरुआत नहीं कर सकते, यस से नहीं कर सकते, तो आर, अब यहाँ आर भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा है, क्यू बचा है ना। क्यू देखते हैं क्या लिखा हुआ, इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को आप अगर पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका पाराजंबल का पहला सेंटेंस होगा वो किसी और से लिंक नहीं होगा, बल्कि उस सेंटेंस से बाकी सेंटेंस लिंक होंगे। अब देखिए क्यू से कहां शुरुआत दिखा आपको, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कुछ भी करने की जरूरत हुई क्या, नहीं। क्यू के बाद क्या करेंगे, इसके बाद एंड स्लोली, इसके बाद शुरुआत करेंगे। देखिए एंड स्लोली यू रीच द पिनेकल, यानी शिखर, पिनेकल ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग अ यूनिटी विद ऑल लाइफ। अगर आप ये करते हो, अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म पॉजिटिवली करते हो, तो आप एकदम शिखर पर पहुंच जाओगे, है ना। क्यू के बाद कहां जाएंगे, पी, क्यू पी। देखिए फिर से पेयर बना क्यू पी का। आप अगर देखिए क्यू से दो एक और ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन होता है, तो क्यू पी का पेयर वर्ड खोजते हैं ना। कुछ कुछ तरीके होते हैं जो जिसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ज्यादा आसान है। क्या है, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। राम जो था, ठीक है, अपने माता जी के लिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग गा रहा था, है ना। जैसे ही हमें दिखा सिंगिंग, सिंगिंग, है ना, कंटिन्यूअस, तो आपको पता है कि कहीं भी अगर हमें कंटिन्यूअस दिखे, कंटिन्यू चल रहा है कोई भी काम, तो जब भी उसका हम पैसिव बनाएंगे तो एक अलग वर्ड आता है, वो आपका है BEING, बीइंग। जब भी कंटिन्यूअस से पैसिव चेंज करते हैं तो बीइंग। जैसे हमें दिखा कंटिन्यूअस, खोजिए बीइंग, इसमें बीइंग है क्या, नहीं है, कट करिए। इसमें बीइंग है क्या, नहीं, कट करिए। इसमें बीइंग है क्या, नहीं है, कट करिए। इसमें बीइंग है क्या, है, और कुछ भी मैच कराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बनता है सवाल, ठीक है। और अगर आपने ये सब तरीका लगाया ना, तो बहुत कम टाइम में आप मैथ का 25 में 25 सवाल बनाओगे, और यकीन के साथ मैं कहता हूं आपका सही भी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। बोला प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। देखिए ये आपका द नेक्स्ट डे जैसे ही दिखा तो हमें ये क्लिक करना चाहिए कि ये आपका है इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। मतलब हमें इनडायरेक्ट स्पीच से ट्रांसफर करना है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। क्लियर।
अब डायरेक्ट स्पीच में तो जैसे ही लिखा द नेक्स्ट डे, मतलब होना क्या चाहिए था, टुमारो होना चाहिए था। अब देखिए इसमें टुमारो लिखा हुआ है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। यहाँ भी टुमारो, यहाँ भी टुमारो, यहाँ भी टुमारो, चलिए 3 तो बच गए, 1 खत्म हो गया यहाँ से। अगला देखिए क्या लिखा हुआ, प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई विल से कोई रिलेटेड कोई यहाँ नहीं है तो विल यहाँ कहाँ से आ जाएगा, है ना। जब इनडायरेक्ट में नहीं है तो डायरेक्ट में कहाँ से विल वाला पोर्शन आएगा, गलत, मतलब सी वाला भी आंसर गलत है। अगला देखिए, प्रिया टोल्ड मी डैट, कभी भी डायरेक्ट में टोल्ड मी आपने देखा है क्या, नहीं देखा है ना, डी भी कट, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, यही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं, बताएं आप, यहां तक क्लियर। चलिए अब बारी है साथियों, हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि ये जो पैसेज होता है 5 नंबर का, चाहे वो आपका पूरा लंबा चौड़ा पैसेज है या फिर क्लोज टेस्ट है, ये जो 5 क्वेश्चन होता है यानी 10 नंबर का, अगर ये पैसेज एक बार आपको क्लिक कर गया, यानी अगर इसके बारे में थोड़ा भी आपको पता हो गया, ठीक है, तो आपके 10 में 10 नंबर बनेंगे, है ना। कितने नंबर बनेंगे, 10 में 10 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसको समझने में थोड़ा सा भी गलती किया तो 10 में से हो सकता है मैक्सिमम नंबर आप पे कट जाए। क्लियर। चलिए क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि एक बार ब्रीफली हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार ब्रीफली आइडिया लेंगे कि आखिर ये जो है कहना क्या चाह रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है पैसेज कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा इसका आइडिया लेंगे। तो मैं कुछ देर का टाइम देता हूँ आपको, थोड़ा सा जल्दी से आप पढ़ें इसे, और थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि आखिर ये लिखा हुआ किसके बारे में, ठीक है, आप पढ़ें जल्दी से इसे। क्या लिखा है साथियों, लिखा है यहां पर कि जॉब परफॉर्मेंस इज, पहला सवाल है आपका, जॉब परफॉर्मेंस इज खाली स्थान बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आपने इस पूरे क्लोज टेस्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये जॉब के बारे में बता रहा है ना, थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा मतलब जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, उसको किस तरीके से हम अपना बैलेंस बनाएं, उससे रिलेटेड ये है ना, किस तरीके से खुद का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बस उसी के रिलेटेड ये सारा कुछ चल रहा है ना। किस तरीके से हम अपने जीवन में जिस तरीके से खुद पर मेहनत करेंगे उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इसका सार यही था। अब हम जब हमें ये इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया तब हम फिर से शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस इज खाली स्थान बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां पर क्या भरेंगे, तो देखिए यहां पर जो भी चाहिए वो क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना, यहां पर जो भी भरेंगे क्या भरेंगे, वर्ब भरेंगे यहां पर। अब ध्यान दीजिए कि जॉब परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वो जॉब परफॉर्मेंस जो होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा ये क्या होता है, प्रभावित होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मेजर्ड नहीं होगा। अब इफेक्ट, आपको पता होगा कि ये जो इफेक्ट है ई वाला, ये आपका होता है साथियों नाउन, ठीक है, ये क्या होता है, ये नाउन होता है। और ये जो ए वाला इफेक्ट है ये आपका होता है वर्ब। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर वर्ब आएगा, है ना, तो कौन सा होना चाहिए, अफेक्टेड। अब क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं अफेक्टेड, पढ़ के देखते हैं। जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहला का आंसर हमने पता कर लिया, ठीक है। चलिए बाकी सब यहां से हमें पहला का आंसर पता हो गया, आगे पढ़ते हैं। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड performance. Ability and technology moderate the relationship between motivation and performance. The higher the levels of ability and motivation, the higher, देखिए ध्यान से समझिएगा यहां पर, the higher the level of ability and motivation, मतलब जितना ज्यादा आपका एबिलिटी और मोटिवेशन का लेवल जितना ज्यादा होगा, जितना हाई होगा, उतना ही ज्यादा द खाली स्थान, द यहां पर भी ज्यादा कई सेंस में आएगा, द खाली स्थान द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जितना ज्यादा क्या करेंगे, जितना ज्यादा आपका एबिलिटी और मोटिवेशन का लेवल होगा उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस का लेवल होगा। अब 4 ऑप्शन पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 में, लोअर तो होगा नहीं,
स्मॉलर होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा के बारे में बात किया गया है। अब सोचें आप, क्या ज़्यादा, लेवल ज़्यादा। देखिए लेवल में जब भी कहीं लेवल यूज हो तो वहाँ लार्ज यूज नहीं करते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जस्ट ऊपर में ही लिखा हुआ था द लेवल, इसके साथ क्या यूज हमने किया था, द हायर, है ना। तो यहाँ भी लेवल है तो इसके साथ भी हायर करेंगे, है ना। अब देखिए इसको मैं सही करके पढ़ता हूँ, कि द लेवल, द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। यानी जितना आपका हाई एबिलिटी और मोटिवेशन का लेवल जितना हाई होगा, उतना ही हाई आपका परफॉर्मेंस का लेवल होगा। बताएं ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से दो चीजों के आंसर हमने पता कर लिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हमने निकाला 22 का भी ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखते हैं 23। आगे कह रहा है साथियों कि हाउएवर, हालांकि इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन खाली स्थान लेवल टेंड्स टू। अब देखिए सबसे पहला चीज तो यहां क्लिक आपको करना चाहिए कि अगर यहां पर एन है तो इसके बाद जो भी यहां पर वर्ड भरेंगे उसका जो शुरुआती लेटर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, शुरुआती लेटर वो आपका वोवेल होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए चारों ऑप्शन में सर्टेन का शुरुआती अक्षर वोवेल है क्या, नहीं है, गलत। डिजायर्ड है क्या, नहीं। दो ऑप्शन तो यहां पर ऐसे ही छट गए। अब देखिए यहां पर क्या भर सकते हैं आप, हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन। अब यहां पर भी इंक्रीजिंग, यहां पर भी इंक्रीजिंग, अच्छा लगेगा क्या, नहीं। इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड्स एन ऑप्टिमल लेवल, है ना। क्या यहां क्या भरेंगे, ऑप्टिमल लेवल, ठीक है, ऑप्टिमल, बहुत ज्यादा ऑप्टिमल लेवल, ठीक है। तो यहां पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है क्या, ऑप्टिमल, क्योंकि इंक्रीज यहां पर पहले यूज था इसलिए हमने इंक्रीज का यहां यूज नहीं किया। और अगर नहीं भी होता तो इंक्रीज का यूज अगर मैं यहां पर करते तो इसका कोई ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है ना, कुछ ज्यादा इसका अर्थ नहीं निकलता। यहां पर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं साथियों। आगे लिखा हुआ है हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल। यहां तक आपको समझ में आ गया था, यहां पर ऑप्टिमल हम लोग भरेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्टिमल लेवल टेंड्स टू, यहां पर क्या भरेंगे, टेंड्स टू प्रोड्यूस अ डाइज फंक्शनल रिजल्ट। रिजल्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज इट इज एकम्पेन्ड बाई, यहां पर क्या भरेंगे, एकम्पेन्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना, किसी के साथ होना, सहित होना, है ना। एकम्पेन्ड बाई आप लिख लेंगे यहां पर तो लिखा है नहीं, एकम्पेन्ड के साथ बाई लगाइए, इसके साथ क्या होता है, देखिए इसके बाद बाई लगा हुआ है ना। एकम्पेन्ड बाई का मतलब क्या होता है, किसी के साथ होना, किसी के साथ साथ घटित होना, है ना, साथ होना, सहित होना, एकम्पेन्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो बताएं आप, क्लियर। तो साथियों ये आपका जो था पूरा सेट नंबर 19 वो कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में साथियों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।